हेलो स्टूडेंट्स, हेलो बच्चा पार्टी। अब नाउ नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है एक्सप्लेनेशन ऑफ रिफ्रैक्शन बाय यूजिंग हाइगेन्स थ्योरी। हाइगेन्स सिद्धांत का यूज करके बच्चों अब हम अपवर्तन की रिफ्रैक्शन की व्याख्या करेंगे। ये भी बहुत इजी टॉपिक है। जैसे लास्ट टॉपिक अपन ने रिफ्लेक्शन को एक्सप्लेन किया था, दैट वाज वेरी इजी, काफी इजी था वो हमारे पास में। कोई इश्यूज होते हैं तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, आपके इश्यूज को रिजॉल्व किया जाएगा ना। ध्यान दीजिएगा, यहाँ एक छोटा सा डायग्राम बनाया गया है बच्चों, सेम वैसे ही। तो फर्स्टली हमें पता होना चाहिए रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट है क्या। तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या है कि हमारे पास रेज ऑफ लाइट जो है, व्हेन रेज ऑफ लाइट एंटर्स इन अनदर मीडियम फ्रॉम अ मीडियम, जब कोई रे ऑफ लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करती है तो वो अपनी रूट डायरेक्शन ऑफ मोशन जो है, यानी अपनी गति की जो मूल दिशा है उससे कुछ बच्चों डाइवर्ट हो जाती है, उससे कुछ भटक जाती है, विचलित हो जाती है। उस फिनोमेना या उस इंसिडेंट को अपन कहते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, यानी प्रकाश का अपवर्तन। जैसे आपको यहाँ शो किया गया है, एक डायग्राम बनाया गया है रे ऑप्टिक्स का यूज करके। P जो है इंसिडेंट रे है, N1 N1 डैश एंड N2 N2 डैश आर नॉर्मल्स, ये दोनों अभिलंब है हमारे पास में। यहां पर इंसिडेंट रे ने नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाया वो है एंगल ऑफ इंसिडेंस या इंसिडेंट एंगल, उसे रिप्रेजेंट किया जाता है आई से, बिकॉज स्पेलिंग स्टार्ट हो रही है आई से। फिर बच्चे यहां पर आपको दिख रहा है आर एंड एस, दो रेज जो है ये हमारे पास में रिफ्रैक्टेड रेज यानी अपवर्तित किरणें, और अपवर्तित किरण जो नॉर्मल के साथ एंगल फॉर्म करती है वो होता है रिफ्रैक्टेड एंगल यानी अपवर्तन कोण। रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड दोनों अलग अलग चीजें, एल और आर का डिफरेंस होता है, ठीक है। अब बच्चे अपन देखें तो यहां पर आपको दिखाई दे रहा है, तो हमें प्रूव करना है रिफ्रैक्शन। तो ध्यान रखें, फर्स्ट माइंड में क्लियर कर ले चीजों को, क्लियर करके चले। फिजिक्स रटोगे कभी नहीं आएगी, इसे आराम से समझो, बहुत आसान सब्जेक्ट है, इतना आसान कुछ भी नहीं है भाई। अब अपन देखें तो रिफ्रैक्शन कहता है, डेफिनेशन अपन ने देख ली। रिफ्रैक्शन के अंदर जो मेन लॉ आया था वो आया था स्नेल्स लॉ। किसका लॉ आया था? स्नेल्स लॉ, स्नेल का नियम। दिमाग में रखें क्या होता है स्नेल्स लॉ। तो हमने देखा था स्नेल लॉ कहता है कि बच्चे द रेशियो ऑफ, स्नेल लॉ क्या कहता है? स्नेल लॉ कहता है साइन आई बाय साइन आर, यानी कि जो इंसिडेंट एंगल है उसका साइनी और रिफ्रैक्टेड एंगल का साइनी जो है, इनका जो रेशियो होगा, ये रेशियो बच्चों हमारे पास मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के इक्वल होता है और कांस्टेंट रहता है। ये जो लो है ये है स्नेल लो, यानी आपतन कोण और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात माध्यम के अपवर्तनांक के बराबर होता है और कांस्टेंट यानी नियत रहता है। इसे स्नेल नियम कहा गया। अगर हम चीज ये प्रूव कर देंगे वेव ऑप्टिक्स के प्रिंसिपल यानी हाइगेन प्रिंसिपल को यूज करके, तो ओके है, क्लियर है मामला, कोई दिक्कत नहीं। अब अपन बात करें तो जैसे आपने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पढ़ी थी, तो मान लो दो मीडियम है, एक फर्स्ट मीडियम है और दूसरा सेकंड मीडियम है। थोड़ा ध्यान दें यहाँ पे ताकि टॉपिक इजी रह जाए अपने बच्चे। हम जानते हैं, वी नो दैट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम, क्या फॉर्मूला है? वो होता है C बाई V, यानी कि जो अपवर्तनांक है माध्यम का, निरपेक्ष अपवर्तनांक, वो क्या होता है? प्रकाश की निर्वात में चाल यानी स्पीड ऑफ लाइट in vacuum divided by speed of light in a medium, यानी प्रकाश की प्रकाश की निर्वात में चाल तथा प्रकाश की माध्यम में चाल का अनुपात माध्यम के अपवर्तनांक के बराबर होता है, ये रूल। अब अपन बात करें बच्चों तो फिर अपन देखें, मान लो यहां जैसे ये सेकंड मीडियम है, ये ऊपर फर्स्ट मीडियम है, तो सेकंड मीडियम का दूसरे के रेस्पेक्ट में अपन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालें तो वो होता है नीटा 2 बाई नीटा 1। इसको सिंपल फॉर्म में अपन लिख सकते हैं नीटा 2। जहां से जहां चल रहे हैं उसी फॉर्म में लेना है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम सेकंड रेस्पेक्ट टू 1, यानी दूसरे का पहले के सापेक्ष अपवर्तनांक निकाला जा रहा है, तो नीटा 2 1 2 से 1 जा रहे हैं। ये इक्वल होगा हमारे पास, फार्मूला क्या कहता है? नीटा इज इक्वल टू C बाई V। तो नीटा 2 क्या हो जाएगा? नीटा 2 हो जाएगा C बाई V2, क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट तो सेम रहेगी कोई सा मीडियम। दूसरे मीडियम हमारे पास में स्पीड है V2, फर्स्ट मीडियम में V1, तो ये आया C बाई V1 इज इक्वल टू C से C कट गया, V1 ऊपर भाग गया, ये रिजल्ट निकल के आया V1 बाई V2। आपको समझाने के लिए था ताकि इजी रहे, वहां पे अपना टाइम नहीं लगे ज्यादा। अब आपके पास यहाँ एक डायग्राम बनाया गया है बच्चों,
यहां पर वही इनफाइनाइट पे लाइट सोर्स को कंसीडर किया गया, अनंत पर प्रकाश स्रोत है, उससे वेव फ्रंट्स आते हैं समतल तरंग आकर प्लेन वेव फ्रंट, तो ये यहाँ यू आएंगे और ये एक प्लेन वेव फ्रंट समतल तरंग अगर यहाँ आकर टकराया, यहाँ पर आपतित हुआ, तो ये आपतित तरंग अगर है ए बी आने वाला है तो इसने जो एंगल बनाया वो है आपतन कोण यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस आई। क्लियर है? आगे चलते हैं बच्चों। तो यहां पर अब अपन देखें बच्चे, तो यहां पर हमें दिख रहा है यहां एक्स वाई एक प्लेन सरफेस है, एक समतल सतह है जो बच्चों सेकंड मीडियम को फर्स्ट मीडियम से सेपरेट करती है, यानी माध्यम 2 को माध्यम 1 से पृथक कर रही है। हमारे पास फर्स्ट मीडियम को रेयर कंसीडर किया गया है, यानी ये विरल माध्यम लिया गया है, और सेकंड मीडियम को थोड़ा सघन माना गया है। ठीक है, पहले मीडियम में जो प्रकाश है लाइट है उसकी स्पीड v1 कंसीडर की गई है, दूसरे में v2 कंसीडर की गई है। यहां माध्यम सघन है, तो मैंने बताया जैसे जैसे माध्यम की डेंसिटी सघनता बढ़ती जाती है प्रकाश की चाल कम होती जाती है। सबसे ज्यादा या मैक्सिमम स्पीड ऑफ लाइट वैक्यूम या एयर के अंदर होती है, वायु या निर्वात में होती है। c से लिखा जाता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। अब बच्चे अपन देखें तो हमारे पास here xy is a plane surface which separates medium second from medium first। तो अपन बात करें बच्चों तो refractive index of second medium respect to medium first। तो सेकंड मीडियम की फर्स्ट मीडियम के रेस्पेक्ट में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देखे, जो कि आपको मैंने निकाल के बताई थी। सेकंड की फर्स्ट के रिगार्डिंग है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को ईटा से लिखा जाता है, ऐसे एन की तरह शो किया जाता है। थोड़ा यहां से लंबा कर दें तो नीटा 2 to 1 जा रहे हैं, तो 2 1 इज इक्वल टू फॉर्मूला मैंने डिराइव करके आपको बताया था जो कि आया था v1/v2। इक्वेशन हो गई फर्स्ट। क्लियर है? अब बच्चे यहां हमें दिख रहा है हियर बाय फिगर, जो फिगर हमने बनाया है चित्र से, दोनों मीडियम यहां कॉन्सेंट्रेट करें, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों को साथ लिया जा रहा है। बच्चे यहां हमें दिख रहा है PAN1 जो एंगल है PAN1 इज इक्वल टू एंगल है BAC, यानी PAN1 BAC के इक्वल है। कितना है? ये है I के इक्विवेलेंट इंसिडेंट एंगल, यानी ये आपतन कोण है। कौन सा कोण हो गया? आपतन। क्लियर? नाउ अब अपन देखें बच्चों, यहां आपको दिख रहा है इस प्लेन वेव फ्रंट, इस समतल आपतित तरंगागर AB का सेम जैसा आपने रिफ्लेक्शन में देखा, पॉइंट A पहले पहुंच चुका है या XY सरफेस पे, लेकिन पॉइंट B अभी पीछे रह गया, और ये एंगल है हमारे पास 90 डिग्री। तो B को C तक पहुंचने में कुछ टाइम लगेगा। A पहले आ चुका है जबकि B कुछ दूर है, तो इसे BC डिस्टेंस चलना होगा। मान लो B को लेट B takes T time to reach at point C। B को C तक पहुंचने में T टाइम लगता है, तो बच्चे मैं बोलूं तो डिस्टेंस BC कितने डिस्टेंस से कवर करनी होगी, वो क्या होगी? तो डिस्टेंस इज इक्वल टू होता है स्पीड मल्टीप्लाई विद टाइम, यानी कि वेग या चाल बराबर होता है दूरी गुणा समय। तो यहां पर अपन देखें दूरी इज इक्वल हो गया वेग गुणा समय, तो BC इज इक्वल हो गया फर्स्ट मीडियम में अपन ने चाल लिए स्पीड v1 और टाइम लग रहा है इसे t। ये इक्वेशन हो गई सेकंड। क्लियर? तो बच्चे जब B C तक पहुंचेगा इसे इतनी डिस्टेंस कवर करनी होगी v1t, जबकि हमारे पास A पहले पहुंच चुका था, तो जो पहले आया है वो पहले ही बाहर निकलेगा हमारे पास। जो क्यू में फर्स्ट इन हुआ है वही फर्स्ट आउट होता है, यानी पहले आओ पहले जाओ हमारे पास। तो बच्चे यहां पर ये आया तो A पहले U दूसरे मीडियम में भाग जाएगा, क्योंकि दूसरे मीडियम में जाएगा हमारे पास रिफ्लेक्शन तभी होगा। तो U ये इसका नया फॉर्म जो बनेगा वो इस टाइप से होगा। तो मान लो नाउ in same time distance covered by point A in medium second, यानी इसी सेम टाइम t के अंदर जो पॉइंट A है इसने बच्चों दूसरे मीडियम में जो डिस्टेंस कवर की वो है हमारे पास मान लो AD। कितनी है? AD।
तो डिस्टेंस इज इक्वल टू होता है स्पीड मल्टीप्लाई विद टाइम। तो दूसरे मीडियम में स्पीड है v2 और टाइम लग रहा है सेम टाइम t, तो यहां आ गया बच्चों v2t। यहां बच्चे गलती कर जाते हैं, दोनों में स्पीड सेम ले लेते हैं, कभी भी स्पीड सेम नहीं होगी, दोनों अलग अलग मीडियम में, एक को रेयर लिया गया एक को डेंस, तो स्पीड्स अलग अलग होगी। डेंस में स्पीड कम होती है, रेयर में ज्यादा होगी। यहां आप देख रहे हैं एडी को मैंने छोटा बनाया है कंपेयर टू बीसी, बीसी की तुलना में एडी को कम बनाया है। क्यों बनाया है कम? दिमाग में सवाल आ रहा होगा आपके, तो ध्यान दे। तो बच्चे ये डेंस मीडियम है, तो डेंस मीडियम में कम डिस्टेंस कवर होगी क्योंकि स्पीड कम है, और रेयर में स्पीड ज्यादा है तो ज्यादा डिस्टेंस कवर होगी, इसलिए मैंने एडी को छोटा बनाया। ठीक है, अब बच्चे अपन बात करें तो यहां पर नाउ अब वही सेम चीज, ए को आप सेंटर कंसीडर करेंगे और एडी के इक्विवेलेंट कंपास को, प्रकार को एडी दूरी के बराबर खोल लेना है, फिर उस कंपास को एक्सपेंड करके बच्चों यहां पर अपन एक आर्क ड्रॉ करेंगे, यानी एक आर्क कट कर देंगे। ये मैंने आर्क कट कर दिया, और इस आर्क पर सी से आप एक टेंजेंशियल सरफेस ड्रॉ करोगे बच्चों, तो ये आएगा CD, जो कि आपको रिप्रेजेंट करेगा रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट को। जो ये तरंगाग्र मिला है CD, इस स्पर्शरेखीय पृष्ठ को खींचने के बाद ये है अपवर्तित तरंगाग्र, तो इसने कोण बनाया बच्चों अपवर्तन कोण R, और यहां पर ये D पर जो एंगल बन रहा है ये 90 डिग्री है, देख सकते हैं आप। क्लियर है? तो यहां पर ये चीज नाउ कंसिडर ए एज सेंटर, ए को सेंटर कंसिडर किया, एंड कट एन आर्क एडी फ्रॉम पॉइंट ए से अपन ने एक आर्क डी कट कर दिया, यहां एडी आर्क बोल दिया गया इसको, और उस पर एंड ड्रॉ द टेंजेंशियल सरफेस CD which represents refracted wave front। यहां पर अपन ने एक टेंजेंशियल सरफेस ड्रॉ कर दिया जो कि रिफ्रैक्टेड हमारे पास वेव फ्रंट को शो कर रहा है। ये रहा हमारे, क्लियर है? इतना नॉर्मल वही काम हुआ। अब यहां आपको दिख रहा है बाय फिगर, फिगर से देखें बच्चों, यहां पर आपको दिख रहा है एंगल N2-CS रिफ्लेक्टेड एंगल R है, और यहां पर DCA ये भी R है, तो दोनों सेम है हमारे पास में। तो एंगल N2-CS इज इक्वल टू एंगल DCA इज इक्वल टू R, यानी ये रिफ्लेक्टेड एंगल हो गए हमारे पास। क्लियर? अब बच्चे अब देखो, अपना थोड़ा दिमाग लगाएं, कॉमन सेंस को यूज करें। कॉन्सेप्चुअल होती है फिजिक्स, कॉन्सेप्ट से चलोगे कहीं दिक्कत नहीं आएगी, आप रटोगे, रटी हुई चीजें 2 दिन 5 दिन 10 दिन बाद बंदा भूल जाता है, कभी याद नहीं रहती। और आपने चीजों को समझा है गहराई में उतर के, तो जिंदगी भर आप उसे नहीं भूलोगे। क्या अब हमें रिफ्रैक्शन को प्रूव करना है अगेंस्ट थ्योरी से, इतना काम हमने कर लिया। कुछ बच्चे यहाँ के अटक जाते हैं, जो रटते हैं आगे उन्हें याद नहीं आ पाता, क्या करेंगे? तो बच्चे रिफ्रैक्शन प्रूव करना है तो वहां स्नेल लॉ है ओनली। तो स्नेल लॉ कहता है sin I बाई sin R, यानी कि इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल की जो साइनीज है उनका रेशियो लिया जाए, वो रेशियो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो मीडियम का होगा उसके इक्विवेलेंट होगा और कांस्टेंट होगा। स्नेल लॉ है, स्नेल का नहीं है। तो sin I और sin R की वैल्यू चाहिए, तो आ जाइए यहां पर वापस डायग्राम। I बन रहा है इस वाले राइट एंगल ट्राइंगल में जो कि है BAC, तो यहां मैं बात करूं इन राइट एंगल ट्राइंगल BAC, इसके अंदर आप देखें तो sin I फाइंड आउट कीजिए। तो sin इज इक्वल्स टू, हमारे पास फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस, यानी लंब बटा कर्ण बोले हिंदी में। तो बच्चे अब कुछ बच्चों को दिक्कत होती है, परपेंडिकुलर क्या होता है, लंब क्या होता है, हाइपोटेनियस कर्ण क्या होता है। तो यहां ध्यान दें, यहां पर ये एंगल बन रहा है बच्चों हमारे पास में, तो ये तो हो गया परपेंडिकुलर। इसके जस्ट सामने हमारे पास में क्या होता है बच्चे, यहां पर अपन देखें परपेंडिकुलर हो गया हमारे पास ना बच्चों। यहां दिख रहा है आपको कि हमारे पास में ये एंगल रहा I, sin I आप निकाल रहे हो, तो जो एंगल बन रहा है उसके जस्ट सामने तो होता है परपेंडिकुलर। तो ये एंगल रहा हमारे पास में, ये है हमारे पास परपेंडिकुलर, BC हो गया परपेंडिकुलर। लो BC डिवाइडेड बाय होता है हाइपोटेनियस, अपॉन में आता है कर्ण। तो बच्चों परपेंडिकुलर के जस्ट सामने जो साइड है,
राइट एंगल ट्राइंगल समकोण त्रिभुज में परपेंडिकुलर लंब के सामने जो भुजा है, जो साइड है वो है हाइपोटेनियस, तो वो साइड कौन सी है? ये। तो AC हमारे पास में हाइपोटेनियस हो गया, ये हो गया बच्चों। और अपन देखें बच्चों आगे, तो यहां पर हमारे पास BC की वैल्यू है, तो बाय इक्वेशन सेकंड इक्वेशन से BC की वैल्यू रख दीजिए, तो sin I इज इक्वल्स टू V1T बाय AC, इक्वेशन नंबर होगी। क्लियर? नो इश्यू। आगे चलें, लाइक दिस, इसी प्रकार अपन देखें बच्चों, तो इन राइट एंगल ट्राइंगल, दूसरा राइट एंगल ट्राइंगल लीजिए आप ACD, तो ACD के अंदर भी साइन R निकालिए, तो साइन R यहां बन रहा है एंगल, तो बच्चे यानी कि यहाँ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का आगे जो लिखा हुआ है वो एंगल है, यानी त्रिकोणमितीय अनुपात के बाद जो लिखा है वो कोण है। तो ये एंगल के जस्ट सामने बच्चों होता है परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर हो गया, परपेंडिकुलर के जस्ट सामने हाइपोटेनियस, तो ये हाइपोटेनियस हो गया। तो साइन R इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर AD डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस हो गया AC हमारे पास। क्लियर? बाय इक्वेशन थर्ड इक्वेशन से देखें तो AD की वैल्यू है हमारे पास V2T, तो यहां वैल्यू रख दीजिए, तो साइन R इज इक्वल्स टू V2T बाय AC, इक्वेशन नंबर 5 होगी। क्लियर? अब बच्चों स्नेल लॉ कहता है इनका रेशियो लीजिए, तो नाउ डू डिवाइड इक्वेशन 4 बाय इक्वेशन 5, फोर्थ को इक्वेशन 5 से डिवाइड कीजिए आप, तो ये आएगा साइन I इज इक्वल्स टू साइन R इज इक्वल टू बच्चों V1T बाय AC, अपॉन में गया ये, तो ये सिस्टम उल्टा होगा, तो ये आया AC बाय V2T, T से T गया, AC से AC गया, और ये निकल कर आया साइन I बाय साइन R, यानी ये आया V1 बाय V2, इक्वेशन हो गई 6। ये इक्वेशन आई। अब इक्वेशन 6 और इक्वेशन 1 पे फोकस कीजिए बच्चों, दोनों इक्वेशंस की राइट हैंड साइड RHS इक्वल है, V1 बाय V2 है, तो RHS इक्वल है तो LHS भी इक्वल होगी हमारे पास में, तो बाय कंपेयरिंग इक्वेशंस फर्स्ट एंड 6, इन दोनों इक्वेशंस को अपन कंपेयर करते हैं बच्चों, तो यहां आ जाइए एक बार आप, तो इनको कंपेयर करेंगे बच्चे, तो दोनों की RHS इक्वल तो LHS भी इक्वल होगी, तो साइन I बाय साइन R इज इक्वल्स टू हो गया नीटा 2 1, इक्वेशन आ गई आपके पास 7, और इट इज नॉन एज या इट इज कॉल्ड स्नेल लॉ, इसे ही स्नेल लॉ कहा जाता है। स्नेल लॉ यही है, द रेशियो ऑफ साइनीज ऑफ इंसिडेंट एंगल एंड रिफ्रैक्टेड एंगल इज इक्वल टू द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम, तो यहां पर आया साइन I बाय साइन R, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगी सेकंड मीडियम की फर्स्ट के रेस्पेक्ट में, यानी कि माध्यम की अपूर्णांक के बराबर है, ये स्नेल लॉ है, ये अपन ने प्रूव कर दिया, तो हेंस प्रूव। ये रिफ्रैक्शन की एक्सप्लेनेशन हो गई। और इसके अलावा इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे हमारे पास में और नॉर्मल्स, ये सभी हमारे पास सेम प्लेन में है, तो क्लियर होता है। यहां से वापस देख ले, 2 मिनट और लगेगा। ये ए भी एक इंसिडेंट वेव फ्रंट था हमारे पास, इंसिडेंट एंगल आई बना है, ये 90 डिग्री है हमारे पास में। फिर बच्चों ए पहले आ चुका है, बी बाद में पहुंचेगा, बी कुछ दूरी पर है, कुछ डिस्टेंस पे है अभी हमारे पास, तो बी सी तक आएगा, तो टी टाइम इसने लिया, तो कितनी डिस्टेंस कवर की इसने? BC, तो BC की वैल्यू आ गई V1T, स्पीड मल्टीप्लाई विद टाइम, डिस्टेंस का फॉर्मूला ये रहा, फर्स्ट मीडियम में स्पीड है V1, ये BC आ गया। अब इसी टाइम T में जब BC तक पहुंचेगा तो A रिफ्रैक्टेड होके दूसरे मीडियम में कुछ डिस्टेंस कवर कर जाएगा, तो A इस मीडियम के अंदर इसने डिस्टेंस कवर की AD, वो हो गई V2T, क्योंकि इसके अंदर स्पीड है V2, टाइम सेम है हमारे पास, ये आ गया AD। अब बच्चे A को हमने सेंटर कंसीडर किया, कंपास को खोला AD के इक्विवेलेंट, यहाँ पे एक आर्क कट किया और C से इस पर टेंजेंशियल सरफेस ड्रॉ किया जो कि CD था, तो ये हमारे पास में जो रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट है उसको रिप्रेजेंट करेगा, एकदम नॉर्मल लो आ गया हमारे पास में। अब स्नेल लॉ से प्रूव होगा रिफ्रैक्शन, तो स्नेल लॉ कहता है साइन I बाय साइन R, तो इस ट्राइंगल में, राइट एंगल ट्राइंगल में I आ रहा है, तो इस जो BAC राइट एंगल ट्राइंगल है इसमें साइन I अपन ने डिटरमाइन किया, आइडेंटिफाई किया, फिर इसके अंदर साइन R की वैल्यू निकाल ली, दूसरे ट्राइंगल ACD के अंदर जो किया है, इनका रेशियो लिया गया, ये चीज निकल कर आई, इक्वेशन 6 और फर्स्ट को कंपेयर करवाया अपन ने बच्चों, तो ये हमारे पास भी आउटपुट मिला, ये स्नेल लॉ होता है।
तो इस प्रकार दोनों टॉपिक अपन ने क्लियर कर लिए, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन। कोई दिक्कत हो आप बताएं। थैंक यू, फिर कल मिलेंगे इसी टाइम पे नए टॉपिक के साथ।